हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 11th का लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स हम ले रहे थे। आज जो है वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम ले चुके हैं और लास्ट में आज बाकी हमारा 16th एंड 17th वाला। ये जो है वो सेंटर ऑफ मास पे है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तब आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स of ages 10 centimeter, 20 centimeter, 30 and 40 centimeter are kept on the ground touching each other in order. इन ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, मतलब पहले 10 वाला, बाद में 20, बाद में 30, बाद में 40 वाला, ठीक है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर सिस्टम। जो सिस्टम बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास हमको ढूंढना है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे वर्ड्स है, इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको, उससे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स। अभी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? तो यूनिफॉर्म का मतलब है उनका जो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी सेम है, मटेरियल भी सेम है। पहला जो क्यूब है वो जिस मटेरियल से बना है, मान लो प्लास्टिक से बना है, तो दूसरा क्यूब भी, तीसरा चौथा भी प्लास्टिक से बना है और डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, सबकी। बाद में बना है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ये जो वर्ड है वो बोलता है कि एक के बाद एक, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, मान लो ये 10 वाला है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद में बनाता हूं मैं ये 20 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद में बनाता हूं ये 30 सेंटीमीटर वाला, और इसके बाद में भी बनाऊंगा ये G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला था, वो अभी हम हमारे एग्जाम्पल में ले रहे हैं ये 40 वाला, ठीक है। इस तरह से अप टू द मार्क या फिर मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है, मान के चलो, ठीक है। अभी ये जो सिस्टम है, ये पहला क्यूब है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इनका मिला के एक सिस्टम बना है, ठीक है। चारों क्यूब का एक सिस्टम बना है, इस तरह से उनको रखा है, इन ऑर्डर बोला है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो निकालते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन होता है, मतलब कहाँ से तो भी अपने को दिखाना पड़ता है। एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं कि क्या द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये एक बॉडी बन गई, अभी एक पूरा सिस्टम बन गया। इस पूरे सिस्टम का मास जो है वो किसी एक पॉइंट पे, इस पूरे सिस्टम को हमें रिप्लेस करना है, किससे? बस एक पॉइंट से रिप्लेस करना है। और हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इस पूरा सिस्टम का मास लोकेटेड है, तो पॉइंट का पोजीशन ढूंढना है। सेंटर ऑफ मास इज नॉट द क्वांटिटी, सेंटर ऑफ मास इज द पोजीशन। वो क्या है? एक पोजीशन है, मतलब कोऑर्डिनेट ढूंढना है, या फिर हमको पोजीशन वेक्टर उसका ढूंढना है, ठीक है, वो चीज है। तो कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमको एक्सिस लगते हैं, और एक्सिस हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सिस चूज करते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। दिख रहा है आपको? ओके। तो अभी क्या होगा? अभी हमें बोला है यूनिफॉर्म क्यूब मतलब डेंसिटी से। सेंटर ऑफ मास का हमें पहले फॉर्मूला लिख दो, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है। R1 इज इक्वल टू, ये होता है M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस ऐसे सारे, और नीचे होता है सिग्मा M, ठीक है। मतलब ये M1 मतलब पहले बॉडी का मास, M2 मतलब दूसरे बॉडी का मास, ऐसे करते करते जितनी भी बॉडीज है उन बॉडी का मास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 वेक्टर। R1 वेक्टर मतलब क्या? पहली बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है R1 बार। उसी तरह से जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी का इसका पर्टिकुलर जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का क्या? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और बाद में नीचे क्या करेंगे, जितनी भी बॉडीज है उन सारी बॉडीज की मास का सम कर दो, टोटल मास से हम उसको डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सेंटर ऑफ मास जो है, ये R1 बार ये पोजीशन वेक्टर नहीं पता है, लेकिन हर एक बॉडी का हमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है। कोऑर्डिनेट कैसे पता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे एक्स से, मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो कैसे निकालते हैं? सिंपल, M1
x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एक्सटेंड करते जाएंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने भी मासेस है उनको ऐड। सिमिलर कंसेप्ट ऑफ वाई के लिए, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, हर एक बॉडी का x1 x2 x3 ढूंढना है, y1 y2 y3 y4 ढूंढना है, ठीक है। m1 m2 m3 ढूंढना है। मास दिया है कि यहाँ पे मास नहीं दिया है तो मास भी ढूंढना है, ठीक है, इस तरह से। और बाद में नीचे मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड। चलो ये क्यूब है, ठीक है। मान लो 10 मतलब क्या, L मान लेते हैं, लेंथ 10 दिया है, एज कितना दिया है 10, तो ये 20 कितना हो जाएगा 12, 30 कितना हो जाएगा 3L, 40 कितना हो जाएगा 4L। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। अभी बोला है डेंसिटी से, यूनिफॉर्म मतलब डेंसिटी से। डेंसिटी से हम क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, m1 m2 m3। कैसे, हमको पता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहले का, ठीक है, m1 या फिर पहले का मास हम m मान लेते हैं, पहले का मास m। डेंसिटी क्यूब है, क्यूब का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का, या फिर डेंसिटी मानते हैं यहाँ पर, डेंसिटी कांस्टेंट है ना सबकी, डेंसिटी सेम है ना, तो डेंसिटी सेम कितनी मान लेते हैं हम, रो मान लेते हैं, तो रो। वॉल्यूम पहले का 10 को हमने कितना माना, L माना। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एज का क्यूब, मतलब क्यूब का क्यूब। समझ आ रहा है आपका, जो ये क्यूबिक शेप है, ये जो क्यूब है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब, या फिर साइड का क्यूब, तो L क्यूब, ठीक है। ये पहले का होगा। दूसरे का कैसे आएगा, m2 डेंसिटी वॉल्यूम। अभी देखो दूसरे का क्या है, एज का साइड कितनी है 20 मतलब अपन ने क्या लिया 2L। अगर 10 को L मानेंगे तो 20 को 2L मानेंगे, तो यहाँ पे 2L का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब 8 और L का क्यूब L। देखो रॉयल क्यूब मतलब m, तो ये रॉयल क्यूब जो है उसकी जगह पे मैं m डाल देता हूँ, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो गया 8m, ठीक है। थर्ड अभी 30 सेम, m3 क्या करेंगे, रो 3L का क्यूब मतलब 3 का 27, ये रो एज इट इज, L क्यूब का L क्यूब, रो L क्यूब की जगह पे, रो L क्यूब की जगह पे m, तो m3 कितना हो गया, m3 हो जाएगा 27m, ठीक है। फोर्थ उसी तरह से m4, रो 4 टाइम्स L का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। रो L क्यूब की जगह पे m4 इज इक्वल टू 64। ये क्या है ना, कॉमन निकाल के, नीचे का कॉमन निकल जाएगा और ऊपर के m से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से। चलो अभी x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। x1 सोचो क्या होगा, ये क्यूब है, क्यूब इज अ वेरी सिमेट्रिक शेप, अच्छा है, रेगुलर शेप है, सिमेट्रिक शेप है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर शेप जो है वो सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म है, सब ओके है, रेगुलर है, तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है ना वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जो इस बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर ही वो बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा 5 आएगा। समझ आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालो, क्या हो जाएगा, ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी बॉडी का देखो, अभी ढंग से देखना, ठीक है। ये बॉडी का 20 है, मतलब ये 20 है टोटल इतना, तो हम यहाँ से यहाँ पे कितना आएंगे 10 आएंगे, सिमेट्रिकल है। तो देखो ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 10 है, पहली बॉडी का क्या है लेंथ 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10 कितना आएगा 20। उसी तरह से x3 का ये 30 है, तो यहाँ से इतना कितना आएंगे अपन 15 और आएंगे, तो ये 10 कितना आ गया 10, ये 20 कितना आ गया 30 और 15 45। ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे गलती होती है, ठीक है। वापस ये 40 है, तो यहाँ से इतना कितना आएंगे 20। तो देखो ये 10, ये 20, 30 और 30 60 और 20 80,
ये हो गया x1 x2 x3। y1 y2 एकदम सिंपल है, सिमेट्रिक। ये 10 है, इतना 10 है, तो इसका आधा करो कितना 5। y2 y मतलब ये वाला एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, तो आधा करो कितना आ जाएगा 10। y2 10, y3 ये वाला एक्सिस इतना 30 है, ठीक है, तो आधा जाएंगे कितना 15। y4 इतना 40 है, इतना भी 40, ऊपर जाएंगे 40 का आधा कितना जाएंगे 20। ये हो गया, ये है ना x1 x2 x3 वगैरह, ठीक है। m1 m2 m3 भी मिल गया। चलो अभी निकालते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही रहेगा। चलो xcm m1 x1 यहाँ पे 4 है, m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाय टोटल m, मैंने पूरा मास ले लिया। ये सिग्मा m मतलब टोटल मास m1 m2 m3 m4, ठीक है। m1 क्या मान लिया हमने, m1 क्या है, ओ सॉरी m है, पहले बॉडी का कितना है मास m, तो m। x1 कितना है 5, तो ऐसा लिखता हूँ मैं 5m। m2 कितना है 8m, ठीक है 8m। x2 कितना है 20, m3 कितना है 27m, ठीक है, और x3 कितना है 45। ये बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, प्लस m4 कितना है 64, ठीक है, और x4 कितना है 80, 64m है इंटू 80 अपॉन नीचे सारे मास के एडिशन करो। सारे मास के एडिशन मतलब क्या, ये पहला m प्लस 8m प्लस 27m प्लस 64m, m प्लस 8m 27m प्लस 64m। चलो ये 5m प्लस मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, टाइम पास नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। ये 20 इंटू 8 थोड़ा 160m प्लस ये 27 इंटू 45 मैंने करके रखा है, वो आता है 1215m प्लस ये 64 इंटू 80 भी करके रखा है, वो आता है 5120, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ अलग नहीं है। देखो आप बोलोगे वो भी करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 8m प्लस m 9m, 9m 27m 36, 36 प्लस 64 कितना 100 है, ठीक है। चलो यहाँ से देखो हर एक इससे m कॉमन निकाल लेते हैं, ये m है ना m, ठीक है। ये सारा एडिशन m कॉमन और इन सब की एडिशन कौन किसके किसके 5 प्लस 160 कितना हो गया 165। 165 में 12-15 ऐड कर देंगे और वो वापस जो आएगा आंसर उसमें 5120 ऐड कर देंगे। मैं डायरेक्ट एडिशन लिखता हूँ m कॉमन 6500 अपॉन 100 mm कट, ये 20 कट कर देगा, कितना आएगा 65 और क्या है सेंटीमीटर। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, x कोऑर्डिनेट आया हमारा 65 सेंटीमीटर। कुछ है नहीं, मास कॉमन निकाला है, ठीक है, ये मास कॉमन है। बाद में इन सब की एडिशन हमको आता है, ठीक है। बाद में नीचे इन सब की एडिशन 100 mm कट हो जाएगा, 65 बचेगा। ये है x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अपन निकालेंगे y। चलिए अभी y निकालते हैं। चलो x कितना आया था 65 सेंटीमीटर, अभी y निकालते हैं। YCM m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 m4 y4 अपॉन, ठीक है, क्या m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। m1 कितना m माना था, y1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 8m, तो 8 चलो बाद में y2 कितना है 10 प्लस m3 कितना है 27m और y3 कितना है 15 प्लस m4 कितना है 64 है और y4 कितना है 20 और वापस है एडिशन। पिछले इसमें भी किया था हमने x के टाइम पे, नीचे का एडिशन टोटल कितना आता था 100 है, ठीक है। 5m प्लस 80 हो जाएगा m, 27 इंटू 15 वापस कराता है क्या, वापस कितना आएगा 12-15 आएगा क्या। एक बार देखता हूँ मैं y का, अगर किया नहीं है तो ओके, किया है मैंने इसका भी, वो 27 इंटू 15 करना पड़ेगा।
127 इंटू 15 5 10 40, ठीक है 405 एम। एक बार करके देखना सही है। 15 से 105 का 5 10, ओके सही है। प्लस 64 इंटू 20, 64 इंटू 2 128 और ये 0 एम अपॉन 100 है, ठीक है। ये 85 और 405, चलो 405 85 और 1280 0 1 17 1 4 2 7 1 1770, ओके कितना आया 1770। और ये एम कॉमन है ऊपर का 100 एम, कट 1 2 17.7 आएगा, ठीक है 17.7 सेंटीमीटर। तो वाई कितना आया 17.7 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा सी 65, 17.7। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास को ढूंढ सकते हो। यही था उसका आंसर, इस तरह से आंसर आपको लाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। A uniform solid sphere of radius capital R has a hole of radius R by 2 drilled inside it. होल कैसा है, one end of the hole is at the center of the, ठीक है, sphere while the other is at the boundary. ओके ये स्पीयर है, ठीक है। ये जो है बड़ा निकालते हैं, ये जो है एक स्पीयर है, गंदा ड्राइंग लेकिन है स्पीयर, ठीक है। ये उसका सेंटर है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है पता है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। उन्होंने बोला है कि इस स्फीयर के अंदर एक हम होल ड्रिल कर रहे हैं, वो होल भी कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। और वो होल का एक स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने, या फिर एक डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है कि उस होल का रेडियस होगा r/2। ये पूरा स्फीयर जो है उसका रेडियस है r, ये भी कितना आएगा r, ठीक है। और जो होल हम ड्रिल कर रहे हैं उसका रेडियस है r/2, और वो होल कैसा है, उसका एक एंड होगा इधर के साइड, ठीक है, और दूसरा एंड होगा सेंटर के साइड एक्चुअली। तो इतना जो है, इतना स्फीयर क्या कर रहे हैं, इतना स्फीयर हम रिमूव कर रहे हैं, इतना स्फीयर क्या कर रहे हैं, रिमूव। और आगे उन्होंने बोला है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फीयर, रिमेनिंग स्फीयर का सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, ठीक है। तो नारायण जो डायग्राम है वो आपको दिया नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आपको सेंटर ऑफ मास किसका निकालना है बताओ। ये जो है, ये जो स्फीयर है इसमें से ये आर है, इसमें से इतना निकाल दिया, तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसका आपको, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका आपको क्या करने का है, सेंटर ऑफ मास निकालना। ये जो बॉडी है ये सिमेट्रिकल है, ये असिमेट्रिकल बन जाएगी। सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट ऐसा है, अगर सेंटर जो बॉडी है आपका, वो बॉडी अगर सिमेट्रिक है, स्फीयर है, सिमेट्रिक बॉडी है, रेगुलर बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, इसका जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अभी ऐसा, लेकिन जब हम ये निकाल लेते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। इधर ये जो पॉइंट है सेंटर के इस साइड पे मास ज्यादा है, इस साइड पे मास एकदम कम है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ऐसा है, जिस साइड पे मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस साइड पे ले लेता है अपनी जगह। तो सेंटर ऑफ मास अभी इधर नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास अभी थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है। तो वो हमको कितना इधर जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है। तो r की टर्म से यहाँ से यहाँ तक कितना वो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास कितना लोग शिफ्ट हो रहा है, वो हमको निकालना है, ठीक है। ये है इस जो न्यूमेरिकल है उसका कंसेप्ट वही कि जो बची कुछ बॉडी रहेगी उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, इतना अगर हमने निकाल दिया तो कंसेप्ट वही है। जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो सब लेके करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, हम इनको दो बॉडी मान के चलते हैं, ठीक है। एक बॉडी मतलब पूरा स्फीयर मान के चलते हैं, दूसरी बॉडी एक छोटा स्फीयर मान के चलते हैं जो हम निकालेंगे, जो हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन निकालने के बाद का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे ना तो असिमेट्रिकल की वजह से हमको ढंग से करते नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये मास हम निकाल रहे हैं, ये मास हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये मास क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो हम दो बॉडीज पकड़ के चलेंगे, एक ये वाला स्फीयर पकड़ के चलेंगे, एक ए वाला स्फीयर पकड़ के चलेंगे। दो बॉडीज
दो मासेस, लेकिन ये वाला स्फीयर हम निकाल रहे हैं, इसके लिए इसका हम मास क्या पकड़ के चलेंगे, निगेटिव। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निकालने के बाद असिमेट्रिक हो जाएगा फिगर, असिमेट्रिक का हम ढंग से सेंटर ऑफ मास निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मैं बताता हूँ कैसे। देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सियम m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, दो ही का क्यों, क्योंकि एक बड़ा स्फीयर ले रहे एक छोटा ले रहे m1 m2, ठीक है। इसमें क्या होता था, पिछला एग्जांपल देखा, पहली बॉडी उसके बाद में दूसरी बॉडी, ये क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ी बॉडी में से छोटी बॉडी माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं मतलब क्या होगा, दूसरा मास निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट। अभी मैंने दूसरा पार्ट भी बताया था आपको कि सेंटर ऑफ मास हमें किसी ओरिजिन से लेते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, तो हमें सुटेबल क्या रहेगा, हम डालेंगे एक्सिस इस तरह से, ये y और ये x। चलो पहले बताओ x कोऑर्डिनेट कहाँ पे था, पहले x कोऑर्डिनेट 0 था, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे ही क्या था हमारा स्टार्टिंग में, ओरिजिन पे ही हमारा स्टार्टिंग में क्या था, सेंटर ऑफ मास था। तो वैसा हमें लिखना पड़ेगा कि हमको एक्सिस हम मान के चलते हैं कि इस तरह से है, अगर इस तरह से एक्सिस रहेगा तो x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उस बॉडी के सेंटर पे ही है, उस बॉडी के सेंटर पे ही है। लेकिन ये जो मास है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो मास को हम निगेटिव मानेंगे, और एक बॉडी ना मान के कितनी बॉडी मानेंगे, हम दो बॉडीज मानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली बॉडी का मास निकाल लेते हैं, m1, पहली बॉडी मतलब पूरा क्या है, जो बॉडी है ओरिजिनल और जो निकाल रहे हैं दोनों सेम मटेरियल की है, ठीक है, और दोनों यूनिफॉर्म है, ठीक है, दोनों का डेंसिटी मान के चलते हैं रो, ठीक है। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अगर कुछ मटेरियल हम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये पहला। दूसरी का रो 4/3 पाई, अभी जो निकाल रहे हैं ना स्फीयर, जो निकाल रहे हैं स्फीयर, उसका रेडियस कितना है r/2, तो r की जगह पे डालेंगे r/2 तो क्यूब, तो क्या लेंगे सॉरी ये नहीं, सिर्फ ये, तो रो 4/3 पाई r क्यूब बाय 8। ढंग से देखो क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब क्या है, m1 है, m1 अपॉन 8। तो पूरे बॉडी में से उसका 1/8 पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया, इसकी वजह से उसको क्या मानेंगे, निगेटिव। तो m2 को क्या लेंगे, m2 को लेंगे निगेटिव, ठीक है, m2 को क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। चलो तो उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, m1x1। अभी ये जो बॉडी है, पहली बॉडी पूरा स्क्वायर है, सॉरी पूरा स्फीयर है, तो ये पूरा स्फीयर जो था उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, सेंटर में। हम यहाँ से पास कर रहे हैं इस ओरिजिन से, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो x1 कितना आएगा, 0 आएगा, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 क्या लेंगे हम, m2 निगेटिव लेंगे, m2 कितना है m1/8 माइनस m1/8 इंटू x2 देखो ये जो बॉडी है, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, ये देखो ये छोटी बॉडी है, ये जो है सिमेट्रिक बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, इसका सेंटर ये है इसका सेंटर। हम रेफरेंस एक्सिस ए ले रहे हैं, y एक्सिस से ये वाला, तो इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिया है r/2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है, m1 माइनस प्लस है चलो, लेकिन ये वाला क्या लेंगे हम, माइनस, बस कट सॉल्व करना है, ये 0 प्लस माइनस माइनस r m1 अपॉन क्या लेंगे 16 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m1 अपॉन 8, m1 माइनस m1 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, 8m1 माइनस m1 7m1 अपॉन 8, 7m1 अपॉन 8, m1 कट, आगे क्या हो जाएगा देखो माइनस r/16, 8 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 8/7, क्या हो जाएगा 8 1 1 सॉरी 8 1 8 8 2 तो ये लाइफ में आएगा माइनस r/14। अभी आंसर माइनस आ रहा है, सिंपल हो गया, x कोऑर्डिनेट नया क्या है माइनस r/14, नया कितना हो जाएगा इधर के साइड
चला जाएगा, ठीक है। -r/14 ये हो गया आंसर। लेकिन माइनस क्यों आया? देखो इस साइड पे हम प्लस पकड़ के चलते हैं, इस साइड पे हम माइनस पकड़ के चलते हैं। मैंने बोला इधर के साइड का मास अभी कम हो गया है, इधर के साइड का मास अभी कम हो गया है, तो इधर का मास ज्यादा है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? इधर के साइड। और ये भी वही बता रहा है, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो रहा है? इधर के साइड। कितना? -r/14 जितना, ठीक है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से लॉज ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स हमने ले लिए हैं। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।